गुड मॉर्निंग। आज टॉपिक हमारे पास है ट्रांजिस्टर, है ना। आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। और लास्ट क्लास हमने पढ़ा था रेक्टिफायर के बारे में और डायोड के बारे में। अब रेक्टिफायर और डायोड से संबंधित कोई डाउट्स है तो पूछ लो। वो तभी हो सकते हैं जब आप घर जाके पढ़ो, और उसमें भी केवल नोट्स पढ़ो तो क्या ही डाउट है, वो तो लिखा हुआ ही है। तो वही आप जब डाउट आएंगे जब आप जाके रामबाण से सवाल करो। इतना आपके पास टाइम है नहीं, आप खुद बहुत बिजी हैं। हाँ, इसलिए डाउट होने का सवाल ही उठता नहीं है। लेकिन यदि आपने डायोड नहीं पढ़ा है तो भाई ट्रांजिस्टर समझने में दिक्कत आएगी। ये तो कायदे की बात है। पहले आपने केवल सेमीकंडक्टर पढ़ा, पदार्थ कौन सा होता, फिर पी और एन को मिला के डायोड बनाया। अब पी एन पी या एन पी एन मिलाओगे तो अब आप उसके अगले लेवल पे गए कि नहीं गए? लेवल 3 पे चले गए हो, और लेवल 3 पे गए हो तो लेवल 1 और 2 तो आपने पार ही नहीं किया है। तो 3 में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? और मैं आपको कह रहा था कि पढ़ के आना तो थोड़ा सा इजी है, नहीं पढ़ के आओगे तो थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी पढ़ना तो है ही। इलेक, इलेक्शन मैकेनिकल कब शुरू हुई? ये कौन सी होती है? ये कौन सा होता है? इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कौन सा होता है? इसका नाम ही इंजीनियर ओमकार अग्निहोत्री है। ये कौन सी ब्रांच लेके आया तुम? इलेक्शन मैकेनिकल। ये अमित शाह का चला है। अरे एक लगातार कमेंट कर रहा है, पहले पढ़ तू खुद लिखा क्या है, हमें तो पता चले ब्रांच है कौन सी। इलेक्शन मैकेनिकल कौन सा होता है? इलेक्शन अभी हो गए, है कि नहीं? हाँ भाई। तो हम ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। आज अपने ऊपर बाउंडेशन तो है नहीं कि कितनी देर तक पढ़ना है, तो हम ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर पूरा कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर में वैसे एपीटी और मोसफेट भी है, लेकिन मैं एपीटी और मोसफेट पढ़ाऊंगा तो और भारी हो जाएगा, वो और खतरनाक हो जाता है आपके लिए। आज हम ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर पूरा कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज ट्रांजिस्टर पूरा करने के बाद में हमने बेसिक बेसिक भाग इसका है जो पढ़ लिया है। अब आपको ये घर जाकर पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना बेसिक भाग पढ़ना जरूरी है। मैं कल से शुरू करूंगा मशीनें, ठीक है। बीच में जो जो कोई संडे होगा या कोई एक्स्ट्रा दिन होगा उसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगले दिन मैं एपीटी पढ़ूंगा, पल्ले कुछ पढ़ना है नहीं। कब तक पल्ले नहीं पड़ेगा? जब तक आप ये पढ़ोगे नहीं। ये गारंटी 100% है। एपीटी खुद बहुत बड़ा है, मैं 2 पेज में लिखवाता हूँ, इतना ही लिखवाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार एक सवाल आता है। इतना ही लिखूंगा ना, जो कभी कभार एक सवाल आता है तो मैं 10 पेज भी तो नहीं भरवा सकता आपको। तो वो भी तब समझ में आएगा। कि थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिखवाइएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, ये भी मुझे नहीं पता भाई कौन सा है। ये मैकिकल है, ये भी नहीं पता भाई। इंजीनियर साहब इसको भी सही करो, ये भी ब्रांच अलग आ गई है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कौन सा होता है? ये भी नहीं है। कोई सही सही नाम लिखो आप, पता तो चले। और लगातार है ना, ऐसे बार बार कमेंट मत करना। तुम लगातार कमेंट करते हो, तुम्हें मालूम नहीं होगा, हम यहाँ से एक बटन दबाएंगे फिर हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाओगे। एक कमेंट को एक बार ही करना। आपको लगेगा मैं लगातार करूंगा तो मेरा ज्यादा कमेंट दिखेगा, वो एक बार ही दिखेगा, बाद में कभी नहीं दिखेगा। आप देख लो भाई, आप सामने बैठो, सामने लाल निशान आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके ऊपर दबाने की जरूरत है केवल, सीधा ब्लॉक चला जाता है। वो इसीलिए जाता है क्योंकि कोई भी बच्चा अपने लगातार एक प्रकार के कमेंट करके पूरी चैट को भरे नहीं, ताकि सबके कमेंट दिखते रहे। इसीलिए तो होता है भाई, चैट होता है इसीलिए। तो हम ये पढ़ेंगे, तो इसके लिए आप ठीक हैं तो ये ठीक है, नहीं तो हम चाहें तो इस अगले वीक में पहले इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर कर सकते हैं, अपन को इससे दिक्कत कोई सी भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें मशीनें शुरू कर देनी चाहिए, है ना। और मशीनें शुरू नहीं करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत है। और बीच बीच में क्या है कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का भाग पढ़ाया गया है, इस इलेक्ट्रॉनिक्स भाग के बारे में आप लिख लो, मैं बोल देता हूँ कब कब आपका टेस्ट है। आधा आधे घंटे का टेस्ट होगा क्लास के बाद में, तो वो जरूर कल टेस्ट आपको देना ही है। वो इसीलिए टेस्ट होगा ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लें, फिर मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊँ। तो एम्पलीफायर में कैसे पढ़ा सकता हूँ आपको जब आपने ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ा है? ट्रांजिस्टर की बाइसिंग होती है एम्पलीफायर, ओसिलेटर एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर के ऊपर जो बाइसिंग करते हैं ना,
वोल्टेज जोड़ना, एमिटर से जोड़ना, कलेक्टर से जोड़ना वो होता है। जब आप ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ोगे तो मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ उसको, वो भी तो दिक्कत आएगी। तो लिखो पहले टेस्ट वन। टेस्ट वन में टॉपिक का नाम लिखो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स डायोड एंड डायोड्स। दूसरा में लिखो टेस्ट टू रेक्टिफायर एंड ट्रांजिस्टर। लिख दी। टेस्ट फर्स्ट है जो लेंगे मंगलवार को, ठीक है ना, और टेस्ट सेकंड लेंगे शुक्रवार को, ठीक है भाई। नाम मैंने बता दिया, टॉपिक मैंने बता दिया, अचानक से कुछ भी नहीं है। आधे घंटे का टेस्ट होगा, सवाल लिख ले 40, टाइम है 30 मिनट, रेडी करवा लेना, ठीक है भाई। ओके, तो इसमें इंफॉर्मेशन आपके पास सारी है। ये आप यदि कर लेंगे तो अगला संडे आ रहा है, यदि अगले संडे को मैं अवेलेबल रहूंगा, साहित्य को मैं अवेलेबल रहूंगा, तो मैं अवेलेबल रहूंगा तो निश्चित रूप से मैं जो एफईटी मोसफेट एम्पलीफायर उसके बारे में पढ़ा दूंगा, फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं, है कि नहीं भाई। और बाकी मशीनें शुरू कर लेते हैं ताकि आपको भी थोड़ा सा थौस आ जाएगा कि मशीनें शुरू हो गई है, नहीं तो आपको भी थोड़ा सा लगेगा कि अभी तक शुरू नहीं हुई है। हाँ, ओके, तो शुरू करें। हेडिंग क्या है? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर को हम कॉमनली बीजेटी के नाम से जानेंगे। नाम क्या है इसका? कॉमनली नाम जिससे जानते हैं उसका नाम इसका क्या होता है भाई? बीजेटी। चाहे बीजेटी लिखो चाहे ट्रांजिस्टर लिखो, सीधा एक ही बात है। बीजेटी का मतलब क्या होता है? बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। हाँ, अब समझ में आया। अब इसका सवाल है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक शुरू कब होगा ना, वही चल रहा है। ये किस में है? ये है, चेक करो, वही तो चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में। अब है अन्य नाम बीजेटी, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। नाम क्या आया? बाईपोलर आया। बाईपोलर का मतलब यूनिपोलर होता है एक ध्रुव, बाईपोलर होता है दो ध्रुव। तो बताओ ये कौन सी युक्ति है? बाईपोलर डिवाइस। बाईपोलर डिवाइस का मतलब द्विध्रुवीय युक्ति। अन्य नाम है बीजेटी। बीजेटी क्या है भाई? बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हमारे पास क्या होता है? तो आप कहेंगे ये हमारे पास द्विध्रुवीय युक्ति है। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ये हमारे पास क्या होती है? द्विध्रुवीय युक्ति। यानी द्विध्रुवीय युक्ति का मतलब बाईपोलर, इसमें पोल कितने हैं भाई? दो है, ठीक है। नेक्स्ट है बीजेटी के बारे में और क्या जानते हैं? ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर का मतलब ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, यानी ये प्रतिरोध का स्थानांतरण करती है। ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, तो ये प्रतिरोध का स्थानांतरण करती है। ये प्रतिरोध का स्थानांतरण करती है। कैसा करती है भाई? ये प्रतिरोध का स्थानांतरण करती है, ठीक है। किसका स्थानांतरण करती है? तो आप कहेंगे ये प्रतिरोध का स्थानांतरण करती है, ठीक है। नाम बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, यानी कि प्रतिरोध के स्थानांतरण करती है। यह एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है। सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था में युक्ति है कि नहीं है? तो ये सॉलिड स्टेट डिवाइस है। ये है सॉलिड
स्टेट डिवाइस है। लिखना कुछ मत, एक बार आपको समझते हुए चलना है। अब पूछ ले भाई सॉलिड स्टेट डिवाइस कौन सी है, तो कहना केवल यही नहीं भाई, सारी थी। डायोड होते हैं वो भी सॉलिड स्टेट ही होते हैं, और बीजेटी होता है वो भी क्या होता है भाई, सॉलिड स्टेट। एफईटी होता है वो भी क्या है, सॉलिड स्टेट। आपके पास मोसफेट होता है वो भी क्या होता है, सॉलिड स्टेट। और आपको पूछे यूजेटी क्या है, तो आपके ये भी सॉलिड स्टेट ही है। और पूछे एससीआर क्या है, तो आपके ये भी क्या है, सॉलिड। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो युक्तियों के बारे में आप पढ़ते हो सारी युक्तियां कौन सी है, सॉलिड स्टेट। कौन सी अवस्था में होती है, सॉलिड के लिक्विड, सॉलिड है, तो सॉलिड स्टेट डिवाइस है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है भाई, सॉलिड स्टेट डिवाइस होती है। ये प्रतिरोध का स्थानांतरण करती है, द्विध्रुवीय युक्ति है। बीजेटी का मतलब क्या हो गया भाई, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, करो नोट इसको। हिंदी नाम भी ले, अभी तो इंग्लिश में आए थे, अभी हिंदी में आ गए, क्या करूं, कौन सा नाम हिंदी नहीं लिखा है मैंने। ऐसे थोड़ी होता है, अभी इतना तो बता दिया। सॉलिड स्टेट डिवाइस, ठोस सॉलिड मतलब ठोस, स्टेट मतलब अवस्था, स्टेट डिवाइस मतलब युक्ति। ये तो अब मालूम ही हो गया ना, इतने सारे लिखते लिखते आ गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप मुझे बताओ, ट्रांजिस्टर या बीजेटी करंट कंट्रोल डिवाइस है या वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस वो होता है जो वोल्टेज किसी ब्रांच में चेंज करने पर इसका मान परिवर्तन होता है। करंट कंट्रोल वो होता है जो करंट के द्वारा कंट्रोल होता है। वोल्टेज कंट्रोल वो होता है जो वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल होता है। तो ये करंट कंट्रोल है कि वोल्टेज कंट्रोल है। लगाओ तुक्का, तुक्का ही लगाओ, आता था नहीं आपको। तो ये ध्यान रखना कि एफईटी जो होता है वोल्टेज कंट्रोल होता है, लेकिन बीजेटी है वो करंट कंट्रोल है। और ये अंतर वाला सवाल कई बार पूछा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, ये है धारा नियंत्रक धारा स्रोत है। ये धारा नियंत्रक धारा स्रोत, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। धारा नियंत्रक यानी करंट कंट्रोल करंट सोर्स। अच्छा, सोर्स कौन सा है भाई, करंट। करंट सोर्स है। तो अब देखो कि हमारे पास यदि डिपेंडेंट वाला है तो डायमंड का निशान बनाना पड़ता है। इंडिपेंडेंट होता है तो क्या होता है, गोल घेरा। लेकिन ये डिपेंडेंट वाला है क्योंकि करंट के द्वारा क्या हो रहा है, कंट्रोल। किसी अन्य के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, तो डिपेंड है इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये सोर्स कौन सा है, धारा। धारा स्रोत है तो यहाँ क्या आएगा, तीर का निशान। और वोल्टेज सोर्स होता है क्या होता है, प्लस माइनस। किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, धारा के द्वारा। धारा के द्वारा कंट्रोल हो रहा है तो यहाँ क्या आएगा, आई एक्स। वैसे तो यहाँ पर बीटा आई बी होता है, लेकिन आई बी आई सी आगे देखेंगे ना, इसका मतलब ये है। तो ये धारा नियंत्रक धारा स्रोत है, लिख लो, करंट कंट्रोल करंट सोर्स है। अब जो मैं अगली स्लाइड में लिखूंगा वो सबसे आसान, और भिड़ते ही सवाल कोई पूछता ट्रांजिस्टर का तो वही पूछेगा उनमें से ही।
तो उस स्लाइड पर बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, आपको किसी को कुछ नहीं लिखना, बेसिकली आपको पता चलेगा ट्रांजिस्टर में जो 3 टर्मिनल कैसे होते हैं, वो अब शुरू होगा, ठीक है ना भाई। तो लिखना कोई मत भाई, एक बार देखना ध्यान से। देखो कि ये आपको पास दिख रहा है एक ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में इस सिरे को बोलते हैं एमिटर, इस सिरे को बोलते हैं बेस, इस सिरे को बोलते हैं कलेक्टर, ठीक है। एमिटर, एमिट करने वाला, उत्सर्जन करने वाला, यानी कि जो मेजोरिटी कैरियर देगा, चाहे एनपीएन है तो इलेक्ट्रॉन देगा, पीएन पे तो क्या देगा, होल। तो जो मेजोरिटी देने वाला, प्रदान करने वाला, एमिट करने वाला कौन कहलाएगा, एमिटर। कलेक्टर क्या होगा, कलेक्ट करने वाला, इकट्ठा करने वाला, वो क्या होगा, कलेक्टर। और बीच में कुछ नियंत्रण करने का काम किसका होगा, बेस का, ठीक है। तो एमिटर, बेस और कलेक्टर। बताइए इसमें टर्मिनल कितने होते हैं, 3, एमिटर, बेस और कलेक्टर, ठीक है। इसमें परत कितनी है, 1 2 और 3, कितनी है, 3। अब यदि पूछा जाए सीधी सीधी परत कौन सी है, तो मैं इसको ऐसे तो बोल सकता हूं भाई ये एमिटर वाली है, ये कौन सी है, बेस वाली, और ये कौन सी है, कलेक्टर वाली। सही है कि नहीं है। इससे एमिटर जोड़ा तो एमिटर की है, इससे बेस जोड़ा तो बेस की है, इससे कलेक्टर जोड़ा तो कलेक्टर की है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, ट्रांजिट या तो है पीएनपी या है एनपीएन, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं कि पहले मैं पीएनपी के बारे में समझाऊंगा। यदि पीएनपी है तो ये हमारे पास पी हो जाएगा, ये हमारे पास एन हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पी, पी एन पी हो गया। एनपीएन है तो ये एन, ये पी, ये एन हो जाएगा, ठीक है। मैं इसलिए ये बनाया कि आप देखो कि पी और एन के बीच में क्या बनता है, जंक्शन। इस जंक्शन का नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर इसका तो नाम दे दो एमिटर बेस जंक्शन, ईबी जंक्शन। ईबी कर दो ना, किसके बीच में जंक्शन, अरे भाई पी एन के बीच में करूंगा तो ये भी तो पी एन के बीच में हो जाएगा। फिर मैं पता कैसे करूंगा कि कौन सा पी एन के बीच में, तो नाम तो मुझे देना पड़ेगा ना। तो इसको ईबी कर दूं, इसको सीबी कर दूं। ये कलेक्टर बेस जंक्शन है और ये एमिटर बेस जंक्शन। तो बताओ इस जंक्शन का नाम क्या है, सही लिख दिया। और इस जंक्शन का नाम क्या है, कलेक्टर बेस। बेस तो छोटा होता है, कलेक्टर बेस जंक्शन, यानी कि सीबी जंक्शन। बताओ टर्मिनल कितने होते हैं, 3। परत कितनी है, 3। जंक्शन कितने हैं, कौन सा नाम, एमिटर बेस और कलेक्टर बेस, ठीक बात। अब और ध्यान से देखना, मान लेते हैं कि पहला जंक्शन है जो फॉरवर्ड बाइस में है, वैसे एक्टिव मोड में फॉरवर्ड बाइस में ही होता है। ये हमारे पास कौन से बाइस में होता है, फॉरवर्ड बाइस में। फॉरवर्ड बाइस में तो ये अवक्षय परत बनेगी। देखो जंक्शन के ऊपर कौन सी परत बनती है, अवक्षय परत। डायोड में बनी कि नहीं बनी, बनी ना भाई। तो आप बताओ अवक्षय परत की मोटाई क्या है, नहीं नहीं तो नहीं तो मोटाई भी होती है, आराम से लिखा है मैंने। मोटाई 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ फिर मैंने कहा टेक्निकल हेल्पर वालों ने ये भी नहीं दिया सेंटीमीटर दे दिया 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो फिर हाँ फिर क्या है, तो पढ़ते नहीं हो ना ध्यान से, कि पढ़ते थे भूल जाते हैं। ओके, अब ये है सीबी जंक्शन, इसको मैंने जोड़ दिया रिवर्स बाइस में। फॉरवर्ड बाइस में परत बड़ी होती है छोटी,
छोटी। रिवर्स बायस में परत क्या होती है? बड़ी। ये डायोड वाला मैंने तभी तो कहा था काम आएगा। आ रहा कि नहीं आ रहा? अब ये हमारे पास परत क्या है? छोटी। ये परत क्या कहलाएगी? अवक्षय परत। क्या कहलाएगी? अवक्षय। ठीक है भाई, बताइए हमारे पास अवक्षय परत कितनी है? दो। अवक्षय परत हमेशा उतनी होती है जितने जंक्शन होते हैं। जंक्शन कितने हैं? दो। जंक्शन परत पर क्या बनेगी? अवक्षय परत कितनी होगी? दो। परत कितनी है? तीन। टर्मिनल कितने हैं? तीन। और जंक्शन कितने हैं? दो। तो अवक्षय परत भी कितनी होगी? दो। ठीक बात। तो जंक्शन का नाम क्या है? एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन। यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा लिख देता हूं पॉइंट जो जो मैंने बोला है। पहली बात तो है इसमें टर्मिनल कितने हैं? तो आप कहेंगे टर्मिनल इसमें है तीन। कौन से होते हैं भाई? एमीटर, बेस और कलेक्टर। ठीक है। परत कितनी होती है? तो परत भी तीन है। ठीक है ना? तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगी? एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। इसमें अलग अलग मामला बन जाता है तो कि भाई पीएनपी या एनपीएन को सेट करना होता है। पीएनपी या एनपीएन को, है ना भाई? वो हम आगे देखेंगे। अभी दो प्रकार का होगा ट्रांजिस्टर। पूछे जंक्शन कितना है? जंक्शन कितना है? दो। जंक्शन दो कौन सा है भाई? एक तो है ईबी जंक्शन एंड दूसरा कौन सा है? सीबी जंक्शन। फिर पूछे अवक्षय परत कितनी है? अवक्षय परत कितनी है? दो। क्योंकि जितने जंक्शन होंगे उतनी अवक्षय परत होगी। ये तो चारों पूछे जाते हैं सवाल, ये पूछने वाले सवाल है। ठीक है, अब अगला मामला आता है। आप बताइए मुझे आकार किसका बड़ा? आकार किसका बड़ा? जंक्शन का नहीं, परत का। कलेक्टर का सबसे बड़ा कौन सा है? पर कलेक्टर का। और उसके बाद में एमीटर का सबसे छोटा बेस। तो आकार आप देखेंगे सबसे बड़ा है कलेक्टर का, कलेक्टर के बाद है एमीटर का, और एमीटर के बाद में बेस का। ठीक है, बेस का आकार सबसे छोटा है। ठीक, आकार जिसका ज्यादा बड़ा होता है प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होता है। चैनल का प्रतिरोध ज्यादा होता है। चैनल का प्रतिरोध ज्यादा है तो उष्मा की हानि भी ज्यादा होगी। तो बताओ उष्मा हानि ज्यादा कौन करेगा? कलेक्टर, क्योंकि इसका आकार क्या होता है? बड़ा। तो आकार बड़ा होने के कारण कलेक्टर के यहाँ संग्राहक है क्या? तुम कारण संग्राहक, कलेक्टर मतलब संग्राहक ही होता है ना? संग्राहक के संग्राहक का चैनल प्रतिरोध, एक मिनट, संग्राहक का चैनल प्रतिरोध भी अधिक है। अतः उष्मा की हानि भी इसमें अधिक होगी। समझ गई बात? उष्मा की हानि कलेक्टर में ज्यादा होगी। क्यों? प्रतिरोध किसका ज्यादा? कलेक्टर का। क्यों कलेक्टर का ज्यादा? क्योंकि आकार किसका बड़ा? कलेक्टर का। तो सबसे बड़ा आकार किसका है? कलेक्टर का। उसके बाद एमीटर का। सबसे छोटा किसका है? बेस का। अब आता है एक नाम अपने पास, डोपिंग। डोपिंग तो नाम बता रखा है मैंने। पूछे डोपिंग किसकी ज्यादा, अशुद्धि सबसे ज्यादा किसमें मिलती है? तो आप कहेंगे डोपिंग ज्यादा होगी तो चालकता क्या होती है? ज्यादा। तो इसका मतलब चालकता तभी ज्यादा होगी जब उत्सर्जन भी क्या करेगा? ज्यादा। तो सबसे ज्यादा डोपिंग किसमें होती है? एमीटर में। फिर किसमें होती है? कलेक्टर में। फिर सबसे कम किसमें होती है? बेस में। ठीक है, तो यदि हमारे पास डोपिंग ज्यादा है तो धारा का मान भी ज्यादा होगा। सबसे बड़ी धारा कौन सी होगी? एमीटर।
उससे छोटी धारा कौन सी होगी? कलेक्टर। उससे छोटी धारा कौन सी होगी? बेस। बेस का आकार भी छोटा होता है। हाँ, मैं गलत क्यों लिखूंगा? पेमेंट से पहले बेस है, डोपिंग बेस की ज्यादा करूं? नहीं नहीं, मतलब वो ठीक है। आपको ऐसा क्यों लगा कि बेस की डोपिंग ज्यादा होगी? याद है, वही है, मैंने बाकी लगा तो कुछ नहीं है, याद है आपको। आप चेक कर लो, इसको पूछ लो, गूगल में चेक कर लेगा। चेक कर दे। सही है, मैं गलत क्यों लिखूंगा भाई? 100% सही है। तेरे कोई लिखने में पहले कोई नोट्स होगा, उसमें लिखने में ऊपर नीचे लिख दिया होगा। बाकी 100% है। अच्छा, तूने ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, पढ़ा? तो इसका मतलब इनमें सबसे बड़ी धारा कौन सी है? आई। इन दो को जोड़ने पर आई आया, तो आई पढ़ा है। आई धारा बड़ी, धारा ज्यादा कब होगी? तो डोपिंग कम होगी कि ज्यादा होगी? क्योंकि जिसकी डोपिंग ज्यादा होती है, नोट्स में क्या लिखा? चालकता भी ज्यादा। ऐसे याद रख ले। क्यों करे, ऊपर नीचे नहीं है? डोपिंग किसकी ज्यादा होगी भाई? एमीटर की। उसके बाद कलेक्टर की। और सबसे कम डोपिंग किसकी होगी? बेस की। बेस का आकार भी छोटा होता है, डोपिंग भी कम होती है। तो धारा किसकी ज्यादा है? एमीटर की। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये है ना शुरुआती ट्रांजिस्टर का पहली बात ही है ये। इस बात के बिना तो शुरू ही नहीं हो सकता ट्रांजिस्टर। भाई टर्मिनल क्या है, जंक्शन क्या है, परत क्या है, अवक्षय परत क्या है, आकार क्या है, डोपिंग क्या है, इसके बिना शुरू हो सकता है क्या? तो ये मामला करो नोट। साइज बढ़ा दो, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए था ना। अरे साइज बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम नहीं होगा। ये चैनल रेजिस्टेंस है, ऐसे होता है, ऐसे। चैनल रेजिस्टेंस। जितना आकार बड़ा होगा, चैनल रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। चैनल रेजिस्टेंस लिखा, नाम पूरा लिखा, आप सुनते नहीं हो, ध्यान से देखते नहीं हो। होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक तो तुम जीवन में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, बैठे बैठे आप बन जाते हो वैज्ञानिक। ये होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए बताओ? इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में मैं आपको पहले दिन से इतना डिस्क्लेमर डाल रहा हूं कि टोटली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, इसमें किसी को कुछ नहीं दिखता है। मशीन होती है तो पार्ट्स दिखता है। आप ट्रांजिट पढ़ रहे, इसमें कुछ दिख रहा है क्या आपको? आप ट्रांजिस्टर बाजार से खरीद के लाओगे तो उसमें एमीटर, कलेक्टर और बेस दिखेगा कि अंदर क्या चल रहा है? कुछ नहीं दिखता है। तीन टांगे दिखेगी उसकी केवल। और कुछ भी दिखता है कि उसमें? आप खोलोगे तो भी कुछ नहीं दिखेगा उसमें। चेक कर लो। आता ही कितने का? 5 रुपए का, 7 रुपए का आता है, एक ला के चेक कर लेना।
मेरे लैपटॉप को वीडियो नहीं चलता, क्या कर सकता हूँ भाई मैं तब। और ये जो टेस्ट है ना उसको थोड़ा सीरियसली लेना। टेस्ट वैसे आधा घंटे का होगा, जब मैं चैप्टर पढ़ूंगा। कल नहीं, मंगलवार, एक मंगलवार को एक शुक्रवार, टाइम मैंने पूरा दिया है। मैंने टाइम इसीलिए दिया है कि ताकि आप पढ़ो उसको। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे तो अगला टॉपिक पढ़ना आसान होगा, नहीं तो एम्पलीफायर में पढ़ा भी नहीं सकता। ये रियलिटी है। आपको भी लगेगा पता नहीं क्या पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी लगेगा पता नहीं क्या पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो कुछ तो समझ में आएगा। अभी ट्रांजिस्टर नहीं आ रहा है क्या, आप बताओ, उसके गुण नहीं आ रहे हैं डायोड के। डायोड जितना ज्यादा पढ़ा हो तो अच्छा लगता है। बाकी हम कल से शुरू कर देंगे ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के बाद सिंगल फेज मोटर है, थ्री फेज मोटर है, वो पढ़ेंगे। टर्मिनल, परत, जंक्शन और अवक्षय परत, इन सब के बारे में देखना है। आकार क्या होता है भाई, कलेक्टर का आकार ज्यादा, उसके बाद एमीटर, उसके बाद बेस। डोपिंग में एमीटर, उसके बाद कलेक्टर, उसके बाद बेस। एमीटर बेस जंक्शन है, ईबी जंक्शन है, कलेक्टर बेस जंक्शन है जो सीबी जंक्शन है। ओके भाई। ठीक है, तो एक कलेक्टर बेस जंक्शन होगा, एक एमीटर बेस जंक्शन होगा। टर्मिनल, परत, जंक्शन, अवक्षय परत, आकार और डोपिंग लिख लिया। अब देखो इसका नाम क्या है। इसका नाम होता है, वैसे इंग्लिश में तो पूरा कह देते हैं एमीटर, यही होता है ना भाई। इसको ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं एमीटर, हिंदी में लिखते हैं इसको उत्सर्जक। ठीक है, ये हमारे पास बी है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा भाई, बेस। बेस ऐसे कह दो भाई, बेस। बेस यानी क्या होता है, आधार। ठीक है भाई। और सी हमारे पास क्या होगा भाई, कलेक्टर। कलेक्टर, कलेक्टर का मतलब जो कलेक्ट करने वाला है। कलेक्ट करने वाला क्या कहलाएगा, संग्रह। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना भाई इसमें। एमीटर बेस कलेक्टर, नाम तो ध्यान नहीं रहने चाहिए। ओके। सर जो आप पढ़ा रहे हो वो उसका मोस्ट निकालने, मैंने आपके मोस्ट नहीं बना सकता हूँ, क्या मतलब। नोट्स पीडीएफ नहीं आई है, बोलो 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 उसको, हैं, बोलो 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 बोलो। तू चेक कर लेना, तू धक्के नहीं चढ़ देगा। बाकियों को पता ही नहीं चला, कल पीडीएफ उल्टी आ गई थी। पीडीएफ कल इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं आई उसमें, पीडीएफ वाले में। देख खोला कि नहीं खोला, पहले दिया देखो।
सही है। क्या हुआ भाई? है, अब कैंसिल कर। सही है। कोई बात नहीं, अब देखो भाई, ये तो है मामला। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी चीज समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना है कि एमिट होता क्या है। जिसमें पीएनपी होता है ना, तो एक मैं एक स्लाइड छोड़ के आगे लिख रहा हूं, क्योंकि हमारे पास दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं जो अभी आपको लिखना नहीं है, पहले आपको समझना है, क्योंकि इसके बीच में पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा एमीटर बेस कलेक्टर की डेफिनेशन। उससे पहले थोड़ा सा जरूरी है समझाने के लिए, ट्रांजिस्टर हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? दो। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे पास होता है पीएनपी, पीएनपी, और दूसरा होता है एनपीएन। पीएनपी है तो आप मुझे बताइए मेजोरिटी कौन सी होगी? मेजोरिटी में होल होंगे कि इलेक्ट्रॉन होंगे? पीएनपी में ज्यादा कौन है? होल। और माइनॉरिटी में कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन। माइनॉरिटी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एनपीएन होगा तो मेजोरिटी में कौन होगा भाई? इलेक्ट्रॉन। मेजोरिटी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और माइनॉरिटी में क्या होता है? होल। ठीक है। जो हमारे पास पीएनपी होता है, इसका मतलब क्या है कि एमिटर के ऊपर कौन आएगा? पी। बेस में कौन होगा? एन। और कलेक्टर पे कौन होगा? पी। मतलब कलेक्टर पे कौन होगा? पी, है ना? ठीक है। तो ये हमारे पास एनपीएन में क्या होगा? ये किस पे आएगा भाई? एमिटर पे। ये किस पे आएगा? बेस पे। और ये कहां पर आएगा? कलेक्टर पे। तो एमिटर बेस कलेक्टर होता कि नहीं होता? बताओ इसमें ज्यादा कौन है? एनपीएन में इलेक्ट्रॉन। और पीएनपी में ज्यादा कौन है? होल। ठीक है। तो हमारे पास होल ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। आप मुझे बताओ मोबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? गति की, गतिशीलता किसकी ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन की, होल की? इलेक्ट्रॉन की। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल। जब इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल से ज्यादा है, तो आपको मोबिलिटी ज्यादा चाहिए कम चाहिए? ज्यादा चाहिए। गतिशीलता क्या होनी चाहिए? ज्यादा। रेस्पॉन्स क्या आएगा? फास्ट। तो बताओ पीएनपी ट्रांजिस्टर कहां में लोगे? एनपीएन। तो आप कहेंगे एनपीएन का उपयोग पीएनपी की तुलना में अधिक किया जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होल से अधिक होती है, और पीएनपीएन में क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन। तो ये तो मैं नोट डाल के लिखूंगा। आपको कुछ नहीं लिखना, एक बार आपको देखना है। पीएनपी की तुलना में एनपीएन का उपयोग अधिक किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, लिख दो क्या? गतिशीलता होल से अधिक होती है। ये ठीक है। एक हमारे पास और बात रह गई कि हमारे पास ये देखो एमिटर बेस कलेक्टर ने, इसका सिंबल कैसे बनता है? सिंबल बनाते हैं ना, तो ये होता है कलेक्टर, नहीं सॉरी एमिटर। ये है एमिटर, ये है बेस, ये है कलेक्टर। चिन्ह हमेशा कहां पर बनाया जाता है? एमिटर पर। तीर का निशान कहां पर बनेगा? एमिटर पर। अभी मैंने बनाया नहीं है, अभी देखो दोनों का सेम ही है। ये क्या है? एमिटर। ये क्या है? कलेक्टर। ये क्या है? बेस। दोनों में कोई अंतर है चिन्ह में? नहीं। अभी तक देखो चिन्ह हमेशा कहां पर बनता है? एमिटर पर। अब देखो ये क्या है? पी एन पी। पी एन पी। तो धारा पी से एन जाएगी, एन से पी जाएगी, पी से एन। पी से एन जाएगी, पी ये रहा, एन ये रहा, तो धारा क्या जाएगी? अंदर। तो देखो पी एन पी मतलब प्रवेश कर गई।
एनपीएन का मतलब निकलना। तो आपने एन पी एन, तो ये तो हो गया पी, ये क्या हो गया एन, धारा क्या जाएगी पी से एन, बाहर निकल गई। चीन समझ में आया कि नहीं आया? चीन याद रखना ही पड़ेगा, वहां पूछा जाएगा एनपीएन का है पीएनपी का, तो पीएनपी मतलब प्रवेश, एनपीएन मतलब निकलना। चीन कौन से टर्मिनल पे बनाया जाता है? एमीटर पे। चाहे अंदर प्रवेश करने वाला चाहे बाहर करने वाला, किसके पर बनाया जाता है? एमीटर पर। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांजिस्टर के दो प्रकार हैं। तो अब आपने देखा कि ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के हैं? दो, एक होता है पीएनपी, एक एनपीएन। पीएनपी में मेजोरिटी में कौन है? होल। माइनॉरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको पूछे एमीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, तो आप कहेंगे इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। बहुसंख्यक आवेश वाहक ऐसे हैं कि यहां देखो बहुसंख्यक कौन है? होल, तो एमीटर में क्या है? होल। यहां बहुसंख्यक आवेश कौन? इलेक्ट्रॉन, तो एमीटर में क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो बताओ एमीटर में क्या होगा? माइनॉरिटी होगी मेजोरिटी होगी? मेजोरिटी। इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, यहां लिख दो, ये है बहुसंख्यक आवेश वाहक को उत्सर्जित करता है। दूसरा पॉइंट लिख दो, डोपिंग सर्वाधिक, अर्थात चालकता अधिक। ठीक है, अगला हमारे पास एक लिख देते हैं कलेक्टर को। कलेक्टर यानी संग्राहक, यह बहुसंख्यक आवेश वाहक को संग्रहित करता है, कलेक्ट करता है। आने दो, मैं इकट्ठा करूंगा। यह है बहुसंख्यक आवेश वाहक को ये बहुसंख्यक आवेश वाहक को संग्रहित करता है। तो आप कहेंगे आकार सबसे अधिक, आकार सबसे बड़ा, प्रतिरोध भी क्या होगा? ज्यादा, उष्मा भी क्या होगी भाई? ज्यादा। यही मामला है। तीसरा कौन बचा है भाई? बेस। बेस क्या होता है? इसमें बहुसंख्यक आवेश होते हैं क्या? इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं ना। ये क्या करते हैं कि मेजोरिटी को कंट्रोल करने का काम करता है। आकार छोटा, डोपिंग सबसे कम। आकार सबसे छोटा, डोपिंग सबसे कम, तो चालकता भी क्या होगी भाई? कम। करो नोट।
हाँ भाई बोल। नहीं नहीं, बोल बोल। हैं? अच्छा, तू पूछने से क्या होगा, एक बात बता। जब वो दिख गया तो इसमें क्या पूछना, आगे है क्या तू? जैसे मान लो तू मुझे दिख गया, अब मैं तुझे पूछूं आगे है क्या, तो तू इसका उत्तर क्या होगा, हाँ ना बता। नहीं, मुझे बता इसका उत्तर क्या होगा। अब तू मुझे दिख तो रहा है, अब मैं पूछूं आगे है क्या, तो इसका उत्तर क्या होगा? क्या आगे है क्या, तो दिख ही रहा, तो इसका मतलब आ ही गया वो। परछाई तो है नहीं उसकी कोई। हाँ भाई, लिख लिया। लिखना बहुत बड़ी बात नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आना बहुत जरूरी है ट्रांजिस्टर को, तो मैं बहुत छोटे में पूरा ट्रांजिस्टर का सार लिखवाता हूँ। पूरी इलेक्ट्रिसिटी मैंने ऐसे ही किया है। आप किताब खोल के देखोगे ना सवाल, तो मैंने नोट्स बहुत ही सिंपल और बहुत छोटे बनाए हैं, और उससे सारे सवाल हो जाएं वैसे बनवाए हैं, ताकि ये कम नंबर का है ना भाई सेक्शन, तो आप रिवाइज भी कर सको और सवाल भी पूरे अटेंड हो। हाँ, लेकिन इसको छोड़ तो नहीं सकते, कारण ये है, छोड़ ऐसे भी नहीं सकते हैं। ये सामने है रेलवे, पता चले इलेक्ट्रॉनिक्स जदी मशीन दी नहीं, कुछ भी हो सकता है। आपको तैयार रहना है सब तरीके से, मजबूती के साथ डटे हुए रहना है। सर पीडीएफ डाउनलोड क्यों नहीं हो रही है, कुछ करो ना। मैं क्या कर सकता हूँ, मोबाइल में तो डाउनलोड हो जाती है, अब आपके हार्ड डिस्क में आती नहीं है। ये तो हमने कुछ किया है तभी ऐसा हो रहा है, तो हार्ड डिस्क में भी आई जाती क्यों भाई, मोबाइल में तो हो ही रही डाउनलोड। लिख लिया।
लिख लिया भाई। तो मेजोरिटी माइनॉरिटी, ठीक है, ओके। अब हमारे पास आता है बाइसिंग के बारे में कि एमिटर कलेक्टर कैसे काम करेगा। ध्यान से देखना भाई ये भी। देखो भाई, ये मैं कहता हूँ P है, ये क्या है N, ये क्या है P। इसका हल्का सा प्रोसेस समझाता हूँ, आप ध्यान से देखना। P में हमारे पास क्या होते हैं, होल्स। सबसे ज्यादा होल्स किस में है भाई, इस एमिटर में। और N में क्या है, इलेक्ट्रॉन। और इधर भी ज्यादातर क्या है हमारे पास, होल ही है। लेकिन सबसे ज्यादा होल कहाँ है, एमिटर में। ये हमारे पास कौन सा है, एमिटर। ये कौन सा है, बेस। ये कौन सा है, कलेक्टर। ये तो मैंने अभी अभी पढ़ाया था। देखो पीएनपी है, तो हमारे पास इसको फॉरवर्ड बाइस में जोड़ना है। मैं बाइसिंग होती है फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस क्या होता है, जब पी को प्लस से जोड़ते हैं, एन को माइनस से जोड़ते हैं, वो कौन से बाइस होते हैं, फॉरवर्ड। तो बताओ, अब ये एमिटर बेस जंक्शन कौन से बाइस में जुड़ा हुआ है, आप बताओ। फॉरवर्ड, क्योंकि पी को किसे जोड़ा, पॉजिटिव से, एन को जोड़ा नेगेटिव से। तो हमारे पास ये फॉरवर्ड बाइस है। यदि ये एन पी एन होता तो मैं इसको क्या जोड़ना पड़ता, उल्टा। तब फॉरवर्ड होता है कि नहीं होता, क्योंकि एन को एन पी एन होता है, एन को क्या जोड़ता है, माइनस से। फॉरवर्ड तो तभी हो रहा है, एन को माइनस है, पी को प्लस है, तो कौन सा बाइस है, फॉरवर्ड। ठीक है, तो एमिटर बेस जंक्शन कौन से बाइस में जुड़ा हुआ है, फॉरवर्ड। कलेक्टर बेस जंक्शन कौन से बाइस में जोड़ना है, रिवर्स में। रिवर्स में जोड़ने वाला पी को किसे जोड़ा, माइनस से, और एन को किसे जोड़ा, प्लस। तो बताओ ये बाइस कौन सा हुआ, तो आप कहेंगे फॉरवर्ड बाइस। कहोगे कि नहीं कहोगे, तो आप कहेंगे ये तो फॉरवर्ड बाइस हुआ। और ये हमारे पास कौन सा हुआ, रिवर्स बाइस। बताओ बात समझ में आई नहीं आई। बाइसिंग मैंने डायोड में बताई थी। फॉरवर्ड क्या होता है, रिवर्स क्या होता है। जब हमारे पास धनात्मक सिरा है, पी टाइप से जुड़ेगा, तो हमारे पास क्या होगा, फॉरवर्ड। और धनात्मक सिरा है जो एन टाइप से जुड़ेगा, तो कौन सा हो जाएगा, रिवर्स बाइस। ठीक है, तो एक बाइस होता है फॉरवर्ड और दूसरा होता है रिवर्स। ठीक बात है। अब देखो कि इसमें ये एमिटर है, ये बेस है, कलेक्टर है। दोनों दो चीजों के बीच में तीसरा एक कॉमन है। कॉमन कौन है इसमें, बेस। बेस एमिटर के साथ भी जुड़ा हुआ है, बेस कलेक्टर के साथ भी जुड़ा है। इसको मैं क्या कह दूं, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। क्या कह दूं भाई, जो कॉमन है उसको कॉमन कहूंगा ना। कॉमन कौन है, बेस। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। यह कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ही हो गया ट्रांजिस्टर का। ये भी सही लिखा मैंने, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब देखो हमारे पास सबसे ज्यादा यहां पर क्या है, होल्स है। तो होल किसकी तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की तरफ। होल इलेक्ट्रॉन की तरफ गए, तो कुछ तो यहीं रुक गए। क्यों रुके बेस पे, क्योंकि इन्होंने कुछ ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन आ गए, तो होल और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, रिकम्बाइन हो गए। इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन हो गए, तो हमारे पास क्या होता है, इस जो रिकम्बाइन होने के कारण कुछ होल तो यहीं रुके, बाकी होल कहां चले गए, आगे। और सबसे ज्यादा होल यहाँ है, यहाँ होल कम है, तो कुल मिला के लास्ट तक होल कहां चले गए, कलेक्टर में। तो बताओ होल किधर से शुरू है, एमिटर से। कहां पहुंचे हैं, कलेक्टर पर। अब देखो यहां इलेक्ट्रॉन थे, इधर होल है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उस इलेक्ट्रॉन को होल ने रिकम्बाइन कर दिया। होल तो बहुत ज्यादा है ना, रिकम्बाइन कर दिया, इधर इलेक्ट्रॉन क्या पड़ गए, कम। तो इसने कहा कि तू है ना इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर, मेरे इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए। तो इलेक्ट्रॉन यहां से अंदर जाने लगे।
यदि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो धारा क्या निकलेगी, बाहर, क्योंकि धारा इलेक्ट्रॉन के कौन सी दिशा में होती है, विपरीत दिशा में। अब बताओ इधर से धारा कौन सी है, आई ई, इधर कौन सी गई, आई बी, इधर कौन सी गई, आई सी। तो आप कहेंगे एमिटर करंट जो है वो बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट है। ठीक है, एमिटर करंट क्या है, बेस करंट प्लस कलेक्टर। बेस का आकार बहुत छोटा होता है, तो इसलिए ये धारा सामान्यतः माइक्रो एम्पियर में होती है, जबकि ये हमारे पास किस में है, मिली एम्पियर में, ये भी किस में है, मिली एम्पियर सामान्यतः। और ये हमारे पास कौन सी माइक्रो एम्पियर में करंट कौन सी होती है, रिवर्स करंट। रिवर्स करंट को लीकेज करंट बोला कि नहीं बोला आपने, रिवर्स करंट, इसी को लीकेज करंट बोला। बताओ मामला समझ में आ गया, नोट कर लो। मैंने एक एक जो पॉइंट लिखा समझा समझा के लिखा है, ऐसे तुक्के से सीधा कुछ नहीं लिखा है, पूरा समझा है कि कौन सा कैसे क्यों आता है, और इसको समझना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। रामबाण के सवाल करना, नहीं करोगे तो पछताओगे। लिख लिया भाई, ओके। अब हमारे पास आता है कि भाई इसका कौन से प्रकार के मोड होते हैं, इस मोड के आधार पर सेचुरेशन, कट ऑफ, एक्टिव मोड होते हैं ना भाई, उसके बारे में।
तो आप लिखना में ध्यान से देखो। पहले एक तो होता है एमिटर बेस जंक्शन, था कि नहीं था भाई, अभी आपने देखा। एक है कलेक्टर बेस जंक्शन, सीबी जंक्शन और ईबी जंक्शन। देखो, सबसे पहला मोड क्या कहलाता है? एक्टिव मोड कहलाता है। एक्टिव मोड यानी कि सक्रिय मोड। सक्रिय मोड अपनी अभी आपने जो बनाया था वो सक्रिय मोड था। उसमें बताओ कि ईबी जंक्शन फॉरवर्ड बाइस था, रिवर्स बाइस था? बताओ क्या था? फॉरवर्ड बाइस था। फॉरवर्ड बाइस था यानी अग्र अभिनति था। हिंदी में लिख दूं? और कलेक्टर बेस जंक्शन कौन सा बाइस था? रिवर्स बाइस। पश्च अभिनति। ठीक है। एक्टिव मोड है। एक्टिव मोड के बाद में कौन सा आएगा भाई? कट ऑफ मोड। उसके बाद आता है सेचुरेशन मोड। नाम सुने कि नहीं सुने? नहीं सुने भाई, इसीलिए तो अगले चैप्टर में आपको पढ़ा नहीं रहा हूं कि पहले ये थोड़ा ढंग से सुनोगे तो आगे वाले में आएंगे। और अगला है रिवर्स एक्टिव मोड। इसको तो इंग्लिश में रहने दो, ठीक है। अब देखो कि हमारे पास क्या है कि यदि मान लो दोनों ही रिवर्स बाइस में आ जाए, दोनों ही कौन से बाइस में आ जाए? रिवर्स बाइस में। बताओ ये कौन सा मोड हो गया भाई? कट ऑफ मोड। दोनों ही फॉरवर्ड बाइस में आ जाए तो बताइए कौन सा मोड है? सेचुरेशन। और हमारे पास यदि एमिटर बेस फॉरवर्ड में, कलेक्टर बेस रिवर्स में तो एक्टिव। इसका उल्टा हो गया तो यदि ये रिवर्स में चला जाए और ये फॉरवर्ड में आ जाए तो कौन सा आ जाएगा? रिवर्स एक्टिव। ठीक है। एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर कैसा काम करता है? परिवर्तक के रूप में। परिवर्तक यानी एम्पलीफायर। एम्पलीफायर और दोलित्र के रूप में। सबसे ज्यादा इसके रूप में काम लेते हैं। और ये हमारे पास पूरा चैप्टर है। बताओ चैप्टर किसका है? ट्रांजिस्टर का ही हुआ कि नहीं हुआ? और इन दोनों से हम किसके रूप में काम करवाते हैं? स्विच के रूप में। स्विच क्या होगा कि यदि दोनों फॉरवर्ड है तो क्या हो जाएगा? ऑन। दोनों रिवर्स है तो क्या हो जाएगा? ऑफ। दोनों रिवर्स है तो कट ऑफ में क्या होगा? स्विच कट ऑफ में क्या काम करेगा? ऑफ। और सेचुरेशन में क्या करेगा? ऑन। क्या ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में काम करता है? हाँ, करता ही है। क्या डायोड स्विच के रूप में काम करता है? करता ही है। फॉरवर्ड वाइस में क्या था? ऑन। रिवर्स वाइस में क्या था? ऑफ। तो यही मामला यहां पर है। परिवर्तक को 2 लित्र रूप में काम लेता है। करो नोट। करो भाई, करो, नोट करो। अब तो ये अभी ये नहीं पढ़ रहे थे, इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने, इनकी दूसरी बार हो रही है। तुम उस समय आया नहीं था? क्यों नहीं आया? मैंने दिया कहा आ जाना, तुम्हें वो वापस और पढ़ाऊंगा जो मैं पढ़ा ही रहा हूं। तुम ही नहीं आए तो मैं क्या करूं? आज तो तुम्हारे बेस में बाकी के कोई नहीं आ रहे हैं। और वो उस टाइम ऐसे कह रहे थे, सर ऐसे नहीं है, हमें वापस पढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं वापस पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेना। आए ही नहीं है। और वो कब जागेंगे वापस? वो जागेंगे जब डेट आएगी कि अब वापस पढ़ाओगे, तो मैं कहूंगा अब पैसे लाओ वापस। आपका टाइम पीरियड हो गया, वापस पूरा हो जाएगा। मैं आजकल भी यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी क्लास में बड़ी रेगुलर रहता हूँ।
चाहे एप्लीकेशन में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, और रेगुलर क्लास है। यूट्यूब पर आजकल पता नहीं क्या है, मेरा खुद का मन नहीं करता है ज्यादा, पता नहीं क्यों नहीं करता है। एक तो मोटिवेशनल, हाँ, अच्छा हाँ, वो मेरा मन ही नहीं करता रहा, वो पता नहीं क्यों नहीं मन करता। वो क्या है कि मैंने इतने साल तक पढ़ा है, तो वो आलस हो गया। अब तो यूट्यूब पे आना में आलसी हो गया मैं। मेरा ही बता दूं, आलसी हो गया, आता नहीं तो मैं बहुत आता था। अब तो कभी कभार आ जाता हूँ, देख लेता हूँ, आ जाता हूँ, आ जाता हूँ। अब मुझे खुद को मोटिवेशन की जरूरत है कि यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए मोटिवेशन चाहिए मुझे खुद को। हाँ, जब तक मुझे खुद को मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मैं कैसे पढ़ाऊंगा बताओ। सीको एफ, हाँ, वो सीको एफ का एड बहुत आता है ना। कुछ भी करना है तो सीको एप करो। सीको एप में सर पेमेंट लगता है ना, तो क्या उसमें कुछ है ठीक कि आपने दिया नहीं होगा? सब कुछ सिखाता है। तो वो मतलब उसके पास अच्छे अच्छे कंटेंट वाले वीडियो उसने खरीद लिए होंगे, और वो उसने अपने एप्लीकेशन में अपलोड रखता होगा। तो आप उनसे आप देख सकते हो ना, उसने कैटेगरी से तरीके से डिवाइड कर दी। ये सीको ऐप है। अभी क्या है, खेल डेटा का यार, जिसके पास ज्यादा यूजर है ना, उसकी वैल्यू है, वो कुछ ना कुछ बेच सकता है। यही मामला है। जोमेटो, फ्लिपकार्ट, ये स्विगी, ये सब कुछ क्या करते हैं, ये स्विगी में खाना बनाने वाला कोई और है, खाने वाला कोई और है, देने वाला कोई और है, ले जाने वाला कोई और है, लेकिन उसका प्लेटफॉर्म है। उसके ऊपर जनता, उसके ऊपर रेस्टोरेंट भी है और जनता भी है, दोनों है। दोनों रिवर्स बाइस में ले। इसमें इसमें इतना कितना जोर आएगा ले, और ले, बता दोनों कौन सी बाइस में है? तो इससे पहले दोनों फॉरवर्ड में कैसे है, पहले ये भी देख ले। सकता, सब हो सकता है। वो तो कनेक्शन थे, मैंने बताया था। जब आप उल्टा जोड़ोगे तो उल्टा जुड़ जाएगा, सही जोड़ोगे सही जुड़ जाएगा, जैसे आपको जरूरत है काम की, उस हिसाब से आप जोड़ेंगे। हो गया भाई, लिख लिया। चलो जी, करते हैं शुरू। अगला, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर मतलब सिग्नल को एम्पलीफायर ना, दो तरह, ओसिलेशन। अब देखो, हम पढ़ रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी कि ट्रांजिस्टर का अभिविन्यास। कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का अभिविन्यास। अब देखो, कोई मत लिखना, ध्यान से समझ लेना। एक जैसे मान लो मैंने पहले बनाया था, ये है कॉमन बेस। ये कौन सा है भाई? कॉमन बेस। कॉमन बेस है तो इनपुट कहां से जा रहा है? एमीटर से। आउटपुट कहां पर आ रहा है? क्योंकि बेस तो क्या हो गया? कॉमन। तो आउटपुट कहां है? कलेक्टर पर। इनपुट कहां है? एमीटर पर। तो ये यहीं से हमारे पास मामला होगा। तो सबसे पहला है कॉमन बेस ट्रांजिस्टर।
कॉमन बेस करंट गेन ही कर दूं सीधा, कॉमन बेस करंट गेन। एक ही तो मैं हिंदी भी लिखूंगा, चिंता मत करना आप। गेन किसे कहते हैं? गेन किसे कहते हैं? गेन का मतलब होता है लब्धि। गेन किसे कहते हैं? तो गेन होता आउटपुट बटा इनपुट। ठीक है। करंट गेन किसे कहते हैं? आउटपुट करंट बटा इनपुट करंट। यदि मैं पूछूंगा कि भाई करंट गेन किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे भाई? आउटपुट करंट बटा इनपुट करंट। यही होगा कि नहीं होगा? अब बताइए, कॉमन बेस करंट गेन को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे कॉमन बेस करंट गेन को कहते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। अल्फा बीटा गामा नाम सुना ना, इधर ही आएगा अल्फा। अब देखो कि इसको, अब करंट गेन क्या होगा? आउटपुट करंट बटा इनपुट करंट। कॉमन बेस में आउटपुट कहां पर आया था? कलेक्टर पर। इनपुट कहां आया था? एमीटर पे। तो आप कहेंगे आई सी बटा आई ई। आई सी बटा, वो तो गड़बड़ तो नहीं लिखा? बी तो आ नहीं सकता, कॉमन है बेस तो। बाकी बच्चा कौन है? एमीटर और कलेक्टर। ऊपर क्या है? कलेक्टर। नहीं, ऊपर क्या? आउटपुट। नीचे क्या है? इनपुट। आउटपुट कहां आया था? कलेक्टर पर। इनपुट कहां था? एमीटर पर। तो आई सी बटा आई ई। लिखने का कारण समझे कि नहीं समझे? तो कॉमन बेस करंट गेन को कहते हैं उभयनिष्ठ धारा, नहीं उभयनिष्ठ आधार धारा लब्धि। ठीक है। कॉमन बेस करंट गेन है। एक आप हमेशा ध्यान रखना, कलेक्टर से कभी इनपुट नहीं दिया जाएगा। कलेक्टर से कभी इनपुट नहीं दिया जाएगा। और बेस से कभी आउटपुट नहीं ले सकते। बेस से कभी आउटपुट नहीं ले सकते। कलेक्टर से कभी इनपुट नहीं दिया जा सकता। ये दो बात ध्यान रखना। कलेक्टर से कभी इनपुट नहीं दे, और बेस से कभी आउटपुट नहीं ले सकता। अब आप उत्तर सब किसी का भी दे सकते हैं। कॉमन एमीटर कॉमन एमीटर करंट गेन। कॉमन एमीटर करंट गेन क्या कहलाता है? बीटा। एमीटर तो क्या हो गया? कॉमन। एमीटर क्या हो गया? कॉमन। बच्चा कौन है? बेस और कलेक्टर। तो बेस से आउटपुट आएगा क्या? नहीं। तो बेस से तो क्या हो जाएगा फिर? इनपुट। और कलेक्टर से क्या होगा? आउटपुट। क्योंकि कलेक्टर कभी इनपुट दे ही नहीं सकता, तो ऑटोमेटिक आउटपुट में जाएगा। कॉमन एमीटर करंट गेन। अब है पीछे बचा कौन है? कॉमन कलेक्टर करंट गेन। कॉमन कलेक्टर करंट गेन, इसे हम क्या कहते हैं? गामा। ये हमारे पास क्या होता है भाई? गामा। अब बताओ, कलेक्टर क्या हो गया? कॉमन। बचा कौन है? आई ई और आई बी। क्या आई बी से आउटपुट आता है कभी? नहीं। तो ऑटोमेटिक आई बी कहां जाएगा? इनपुट में। बचा कौन है? आई ई। ये लो आई। हो गया तीनों के सूत्र। तीनों के सूत्र काम है, नहीं तो न्यूमेरिकल हो गए नहीं। तो देखो, जो कॉमन है वो तो आएगा ही नहीं। और कलेक्टर से कभी इनपुट दे नहीं सकते, बेस आउटपुट दे नहीं सकते, तो सारे सूत्र याद हो ही जाते हैं। कॉमन बेस क्या कहलाता है? अल्फा। कॉमन एमीटर क्या कहलाता है? बीटा। कॉमन कलेक्टर क्या कहलाता है? गामा। अब बताओ, आई ई और आई सी में, इनको देखो ध्यान से, इनमें बड़ा कौन है? आई ई। छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग दोगे तो मान एक से छोटा आएगा, बड़ा आएगा? छोटा आएगा। भाई मैंने 50 में 51 का भाग दूंगा तो एक से छोटा आएगा, और 99 में 100 का भाग दूंगा तो एक से छोटा आएगा। तो आप कहेंगे अल्फा का मान सदैव एक से कम होता है। क्या होता है भाई? सदैव एक से कम होता है। सामान्यतः मान क्या होता है पूछ ले तो? सामान्यतः अल्फा का मान कितना होता है? 0.99। अल्फा का 99 है तो बीटा का क्या आ जाएगा भाई? 99। कर लो नोट। ये सामान्यतः मान है, हमेशा नहीं है, सामान्यतः।
अल्फा का मान 1 से तो क्या होगा, छोटा ही होगा। एमिटर आउटपुट देता है, एमिटर से आउटपुट ले सकते हो, एमिटर से इनपुट ले सकते हो, एमिटर कुछ भी कर सकता है, एमिटर ही कुछ भी कर सकता है। बाकी कलेक्टर कभी इनपुट नहीं देगा और बेस कभी आउटपुट नहीं लेगा। एमिटर तो दोनों काम करेगा। देखो कि यहाँ एमिटर नीचे है तो यानी इनपुट दे रहा है, या एमिटर ऊपर है तो यानी आउटपुट दे रहा है। एमिटर तो कुछ भी कर सकता है। ये जो आप पढ़ते हो ना, सब कुछ बोर्ड का ही पढ़ना होता है। आप ऐसे सोच नहीं सकते कभी भी ट्रांजिस्टर में ऐसा होता है, ऐसा कभी नहीं सोच सकते, क्योंकि उसमें कुछ नहीं दिखता। मैंने कहा ना, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो होता है बोर्ड पे होता है इसका। ठीक है भाई, ओके। तो अल्फा का मान सदैव 1 से कम होता है। सामान्यतः अल्फा कितना, 0.99, और बीटा कितना है, 99, 99। ओके, अब मैं आपको सूत्र बताता हूँ क्या हुआ। ये मैंने आपको 2 बार बताया है। बेस से कभी आउटपुट नहीं लेना, कलेक्टर से कभी इनपुट नहीं देना, तो ऑटोमेटिक बात है कि तीनों सूत्र बन जाते हैं। यदि ऐसा ध्यान नहीं रखोगे तो सूत्र रटना पड़ेगा, और जो कि पॉसिबल नहीं रहता। रटा हुआ कितना काम आता है, वो आता नहीं ना। अब देखो कि 2-4 सूत्र जो अपने पास थे,
एक तो हमारे पास था ये आई ई बराबर क्या था भाई, आई बी प्लस आई सी, था कि नहीं था। एक अल्फा बराबर था आई सी बटा आई ई। बीटा बराबर हमारे पास था कि आई सी बटा आई बी। और गामा बराबर हमारे पास था आई बी, ये रहेगा आई ई। ये अल्फा बीटा गामा का सूत्र है कि नहीं है। इनसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो अल्फा बराबर आएगा हमारे पास बीटा अपॉन वन प्लस बीटा। क्या बनेगा, बीटा अपॉन वन प्लस बीटा। बीटा बराबर क्या बनेगा, तो बीटा बराबर बनेगा अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा। गामा बराबर क्या बनेगा, गामा बराबर बनेगा वन प्लस बीटा कह दो या वन अपॉन वन माइनस अल्फा कह दो। ये सूत्र बनता है इनसे मिला के। बना के दिखाएं। हाँ ये इसको चाहिए, फिर क्या करेगा तू, जैसे ये बाकी के लिखना है मत भाई। आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, ठीक है। या तो इसमें क्या करो कि एक काम करो, इसमें आई बी का दे दो भाग। क्या करो, आई बी का दे दो भाग। आई बी का भाग दोगे तो आपके पास अल्फा और गामा आएगा। तो आपको गामा चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो अल्फा और बीटा के बीच में संबंध निकालना है। मान लो आपको गामा नहीं चाहिए तो फिर आप क्या करो, आई ई का भाग दे दो या आई सी का भाग दे दो, किसी का भी भाग दे दो। जिसका भाग दोगे इनमें से कोई ना कोई से एक सा निकल के आई जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो ऐसा कौन सी राशि है जिसमें किसी का भी मैं भाग दे दूं, बता दो। आई ई का दे दूं क्या, चलो आई ई का भाग दिया तो ये क्या आ गया वन। ये क्या बन गया आई बी बटा आई ई। और ये क्या बन गया आई सी बटा आई ई। ये रहा वन। आई बी बटा आई ई है, ठीक है भाई। आई बी बटा आई ई है तो इसको एक बटा गामा बनेगा। तो ये तो गामा की तरफ चला गया सूत्र है ना, कोई बात नहीं, एक बटा गामा। आई सी बटा आई ई है, ये क्या बनेगा अल्फा, ठीक है। अल्फा इधर आएगा तो क्या होगा वन माइनस अल्फा बराबर क्या होगा एक बटा गामा। तो बताओ गामा बराबर क्या आएगा वन अपॉन वन माइनस अल्फा, होगा कि नहीं होगा। ये रहा, निकल के तो यहीं से आएगा। अलग अलग भाग देने पर अलग अलग राशि निकल जाएगी, और तो क्या होगा, और तो इसमें ऐसा कुछ होना है नहीं। मैंने आई ई का भाग दिया, अब आई बी का भाग दे तो कुछ और निकल जाएगा, आई सी का दे तो कुछ और निकल जाएगा, और क्या होगा। ठीक है, ये मामला। तो इसलिए इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। आपको तो सीधा सूत्र याद ही रख लेना। कर लो नोट।
क्या हुआ? कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा, तू खुद बोल रहा है। वो मना कर रहा है, बोल रहा है तू? नहीं बोल रहा। अब मैं कैसे मान लूं वो झूठ बोल रहा है, तू सही बोल रहा है? हैं? किसमें? तुम्हारे दोनों की सहमति से क्या होता है? तीन जने मिलकर सहमति कर लो। अब हमारे पास लास्ट टेबल बाकी है, उससे पहले दो सवाल करा देता हूं, उसके बाद एक टेबल बनानी है। उसके बाद ट्रांजिस्ट पूरा है। ट्रांजिस्ट में आप इतना यदि परेशान हुए हैं तो आप सोच लो एफईटी इसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि उसमें कुछ नहीं सुना होता आपका। ट्रांजिस्ट में कम से कम ट्रांजिस्ट नाम सुना होता है आपका। उस एफईटी में वो भी ढंग से नहीं सुना होता है। भाई यही मामला है कि नहीं है? तो वो है थोड़ा सा। तो चलो, अल्फा का मान दे दूं मैं 0.995, तो बीटा का मान पूछ सकता हूं ना भाई? क्वेश्चन एक है, बता दो। आई सी का मान 20 मिली एम्पियर। आई बी का मान है 40 माइक्रो एम्पियर, सॉरी 0.2 मिली एम्पियर। अल्फा का मान, इसमें भी क्या कॉमन बेस ह्यूमन बेस ऐसा आपके लिए बहुत कुछ है, भारी भरकम चीजें आपको लगी है, ये कायदे की बात है। मेरे लिए इजी है क्योंकि मैं इतने टाइम से ये चीजें देखता आ रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये तो इसमें तो कोई ज्यादा पड़ा है नहीं, छोटा मोटा ही था मामला। लेकिन है ये ढंग का चीज। तो कल अपन ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे, तो क्या आप कल पहले पढ़ के आओगे थोड़ा बहुत? पढ़ के आ जाओगे ना थोड़ा बहुत, ताकि आराम से समझ में आ जाएगा और अच्छे से आ जाएगा, मशीन तुरंत याद हो जाएगी। बताओ भाई। तो आप कहेंगे भाई बीटा का मान क्या होगा?
अल्फा अपॉन 1 - अल्फा, 0.995 अपॉन 1 - 0.995, तो बीटा बराबर हो गया 0.995 बराबर 0.005 बराबर 199। ठीक है, अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 + बीटा। ठीक है, ये होता है, लेकिन हमारे पास तो बीटा ही नहीं है, तो हमारे पास आई सी और आई बी से पहले बीटा ज्ञात कर सकते हो, या फिर आपके पास अल्फा है तो आई ई तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो आई ई बराबर क्या होता है, आई बी प्लस आई सी, तो बराबर क्या होगा भाई, 0.2 + 20 बराबर क्या आएगा, 20.2 मिली एम्पियर होगा। आपको ज्ञात क्या करना है, अल्फा। अल्फा बराबर होता है आई सी बटा आई ई, डायरेक्ट ही लिख दूं। आई सी का मान कितना, 20 मिली एम्पियर, और ये कितना है, 20.2 मिली एम्पियर। तो कुल मिला के बात है 200/202, यानी 100/101, 0.99 जो भी आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई गड़बड़ नहीं है। Okay. तो ट्रांजिस्टर की लास्ट टेबल बना देते हैं। एक मैं नाम लिखना भूल गया कि ट्रांजिस्टर है जो सममितीय डिवाइस नहीं है, असममितीय युक्ति होती है। स्टार्टिंग में कहीं भी लिख लो, ट्रांजिस्टर असममितीय युक्ति है। ट्रांजिस्टर असममितीय युक्ति, असममितीय युक्ति है, असममितीय, अनसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिक है। तो ट्रांजिस्टर असममितीय युक्ति है, इसमें एमिटर तथा बेस इंटरचेंजेबल नहीं है। इसमें एमिटर तथा बेस इंटरचेंजेबल नहीं है, क्योंकि एमिटर का आकार छोटा है, बेस का आकार बड़ा है ना। क्योंकि इसमें एमिटर तथा बेस इंटरचेंजेबल नहीं है। ओके, और पूछे रेखीय, ए रेखीय, तो ए रेखीय युक्ति होती है, वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक सारे डिवाइस ए रेखीय होते हैं। हाँ, अब देखो मैं बताता हूँ एक में। इनपुट प्रतिबाधा, आउटपुट प्रतिबाधा, वोल्टेज गेन, धारा गेन, पावर गेन, फेज अंतराल। इधर आएगा कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। पूरा नाम लिखना पड़ेंगे क्या, लिख के देता हूं, नहीं तो आप अर्थ बाद में कुछ और समझोगे। ये हमारे पास कॉमन बेस का इनपुट प्रतिरोध निम्न होता है, कॉमन एमिटर का मध्यम होता है, और इसका क्या होता है, उच्च।
और आउटपुट प्रतिरोध इसका उच्च होता है, इसका वैसा ही मध्यम होता है, कोई ज्यादा चेंज नहीं होता है, और इसका होता है निम्न। जिसका इनपुट प्रतिरोध निम्न है और आउटपुट प्रतिरोध उच्च होता है, ऐसी कंडीशन जिसमें भी आती है वो हमारे पास एज ए बफर काम करता है। क्या करता है? एज ए बफर। और एज ए बफर काम करेगा। आगे आप ओप एम्प पढ़ोगे ना, मतलब एम्पलीफायर पढ़ोगे, तो उसमें आता है एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वो भी एज ए बफर काम करता है, जिसे इम्पीडेंस मैचिंग भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? इम्पीडेंस मैचिंग। वहां नाम आएंगे, तो यहाँ पर वो कंडीशन आई तो मैंने लिखा दिया। अब देखो कि हमारे पास जब वोल्टेज के बारे में देखते हैं, आउटपुट का वोल्टेज, आउटपुट के यदि प्रतिरोध ज्यादा तो आउटपुट में वोल्टेज भी क्या होगा? ज्यादा। तो वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा? उच्च। और ये हमारे पास तो ये तो मध्य में रहेगा, ये वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा? निम्न। देखो आउटपुट में प्रतिरोध उच्च है तो धारा क्या बहेगी? कम। आउटपुट में धारा कम है तो धारा गेन क्या हो जाएगा? निम्न। और यहाँ धारा गेन क्या हो जाएगा? उच्च। ये क्या होगा? मध्यम। पावर सबसे ज्यादा किस में होती है भाई? तो आप कहेंगे कॉमन एमिटर में। कॉमन कलेक्टर में हमारे पास क्या होती है भाई? मध्यम। और सबसे कम किस में होती है? कॉमन बेस में। फेज अंतराल हमारे पास इसमें भी 0 डिग्री है, इसमें भी 0 डिग्री है, इसमें 180 डिग्री है। कई बार पूछा हुआ है ये। कॉमन एमिटर फेज अंतराल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री है। लास्ट है ये, ठीक है भाई। तो टेबल लिख लो, पढ़ लेना। ट्रांजिट हमारी तरफ से हो गया है, आपको पढ़ना है। टेस्ट का टाइम बता दिया मैंने आपको, टेस्ट क्लास के बाद होगा, और आधे आधे घंटे का टेस्ट है, 40-40 क्वेश्चन आएंगे। जिम्मेदारी है राम सिंह की, पेपर आउट करना मत। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है।